चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ, चलिए, ठीक है भाई। तो हम लोग देख रहे थे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, है ना? कि राष्ट्रपति का पार्डनिंग पावर क्या है ना? राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर हम लोग देख रहे थे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, है ना, आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसके तहत राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सजा सुनाया जा चुका है ना, तो उस व्यक्ति को क्षमा करता है। हाँ, अब सबको क्षमा कर देगा कि नहीं करेगा ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है ना। लेकिन हाँ, लोग राष्ट्रपति के पास क्षमा के लिए जाते जरूर हैं, है ना, कि राष्ट्रपति कहीं क्षमा कर दे। ठीक है, तो इस संबंध में लोग जाते हैं वहाँ, ठीक है, कि राष्ट्रपति कहीं क्षमा कर देगा। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा सारे मामलों में नहीं होता है। और क्षमा करने का मतलब हुआ कि पूरी तरीके से क्षमा, जेल से बाहर आ जाएंगे आप, है ना, फिर आपको जेल नहीं जाना होगा। तो इसलिए क्षमा के अलावे भी कुछ अन्य विकल्प राष्ट्रपति के पास हैं कि राष्ट्रपति किसी को क्षमा नहीं भी करना चाहता है तो अन्य माध्यमों से वो क्या कर सकता है, तो चीजों को ये कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 5 तरह का क्षमा का चर्चा किया गया है ना। और वो क्या है तो थोड़ा सा लिखेंगे। कि राष्ट्रपति के पास किसी व्यक्ति को, राष्ट्रपति के पास किसी व्यक्ति को जो अपराध का दोषी है, जो अपराध का दोषी है और सजा प्राप्त कर चुका है, और सजा प्राप्त कर चुका है, तो उसे 5 तरीके से क्षमा करवाया जा सकता है। तो उसे 5 तरीके से क्षमा करवाया जा सकता है। ठीक है, 5 तरह से क्या हो सकते हैं, उसको क्षमा करवा सकते हैं, यानी कि पार्डनिंग हो सकती है। तो 5 तरीके का क्षमा क्या है तो लिखेंगे। पहला क्षमादान, क्षमादान। दूसरा प्रविलंबन, क्षमादान, प्रविलंबन, हाँ प्रविलंबन, विराम, विराम, परिहार, परिहार या लघुकरण।
या लघुकरण। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति, इंग्लिश में लिख लेंगे लिखना चाहें तो, आर्टिकल 72, empower the president the power to grant pardons, है ना, क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त करता है। 3 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग हैव प्रेसिडेंट, है ना, 5 टाइप्स, है ना, 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग हैव प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास 5 तरह का है। कौन कौन सा, तो लिख लेंगे, री प्रीवियस, रेसिप्ट्स और परमिशंस, पनिशमेंट और टू सस्पेंड, पनिशमेंट, हाँ, और टू सस्पेंड, रेमिट और कॉमेट, एसेट्रा। देखिए मुख्य तौर पे क्या करता है राष्ट्रपति, तो जैसे कि किसी को सजा हो गया, ठीक है, कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपको मृत्युदंड हो गया, है ना। अब मृत्युदंड का आदमी जिसको मृत्युदंड मिल गया कि अब भाई तुमको फांसी होगा, तो अब वो क्या कर सकता है, जा सकता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति से कहेगा कि भाई हमको क्षमा कर दीजिए, मतलब माफ कीजिए। तो अब किसी को मृत्युदंड मिला है तो सीधा सा बात है कि वो बहुत बड़ा कोई क्राइम किया होगा। साधारण क्राइम के लिए तो मृत्युदंड किसी को मिलता नहीं है ना, नॉर्मल सा कोई मतलब ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा जब स्थिति बनता है कि आप देखेंगे कि मतलब कोई बहुत बड़ी क्राइम हुई है, ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर में आप पाएंगे कि यहां पर किस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं कि जब हो जाएगा तो अब राष्ट्रपति देख रहा है कि भाई चलो मतलब बहुत दिन तक जेल में सजा काट चुका है, ऊपर से फांसी हो गया, तो माफ तो नहीं कर सकता है। माफ कर देगा तो क्या होगा, फ्री होके बाहर आ जाएगा। लेकिन हाँ, उसको इतना कहेगा कि ठीक है हम तुमको क्या कर देते हैं, तो तुम्हारा सजा का प्रकृति बदल देते हैं। जैसे कि तुमको मृत्युदंड मिला है ना, तो हम इसको आजीवन कारावास में बदल देते हैं। इसमें क्या होगा, सजा की प्रकृति बदल जाएगी, जेल से बाहर नहीं आएगा लेकिन उसको फांसी भी नहीं होगी। अब वो क्या होगा, तो आजीवन कारावास, मतलब कि जियो जितना दिन जीना है लेकिन वो पूरा समय तुम्हारा जेल में बीतेगा। फिर प्राकृतिक तौर पे तुम्हारा जो डेथ होगा वो होगा वैसे, है ना। पहले उम्र कैद इतना होता था, अब अगर कोर्ट ये कह दे रहा है कि आजीवन कारावास, तो आजीवन का मतलब हो गया उम्र कैद और आजीवन में अंतर है। उम्र कैद है 14 ईयर्स, अब अगर कह दिया कि आजीवन कारावास मतलब कि पूरा जीवन, अब बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि सजा की प्रकृति बदल दे, है ना, जो सजा की प्रकृति है, नेचर है, वो उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, ये यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मृत्युदंड, ठीक है, आजीवन कारावास, ये बदल सकता है। अब मान लीजिए कि किसी को आजीवन कारावास ही हो चुका है, ये चला गया राष्ट्रपति के सामने कि हमको माफ करिए, और ये नहीं कि राष्ट्रपति माफ करबे करे, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर कर रहा है। राष्ट्रपति चाहे तो माफ करे, नहीं चाहे तो नहीं माफ करे, रिजेक्ट भी कर सकता है। बहुत से लोगों का रिजेक्ट हुआ है। तो अब मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास, पूरा जीवन, है ना, तो ऐसे में क्या कर देगा, कह देगा ठीक है तुम 8 साल जेल काट लो और उसके बाद तुम बाहर आ जाओ, सजा की अवधि कम कर देगा, है ना। किसी को 10 साल का कैद हुआ है तो उसका 5 साल कर देगा कि भाई 5 साल काट के आ जाओ। कभी कभी सजा होता है तो होता है कि सश्रम कारावास, सश्रम कारावास। सश्रम कारावास का मतलब है कि जेल में काम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई बूढ़ा टाइप का आदमी है, उसको जेल हो गया, अब वो काम करने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति बस जाएगा, कहेगा कि माफ कीजिए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसके कारावास में से सश्रम हटा देगा,
कहे ठीक है तुम जेल में रहो लेकिन काम मत करना, है ना। तो ऐसे में बहुत बार से आपने देखा है प्रविलंबन या सस्पेंशन, कि सस्पेंड कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उन्होंने कोई अपराध किया तो जेल में बंद है लेकिन बच्चा होने वाला है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में कोर्ट जो है सस्पेंड कर देगा सजा को। मतलब राष्ट्रपति के पास जाकर कर ये किया जाए तो क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, और तब तक के लिए सस्पेंड कर देगा जब तक कि आराम से डिलीवरी ना हो जाए, जब तक कि आराम से बच्चा ना हो जाए। और फिर क्या, फांसी की बात कर रहे हैं अभी हम, अभी फांसी की बात कर रहे हैं, अभी किसका बात कर रहे हैं। फिल्म का डायलॉग है कि 5 साल नहीं होता, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। वो फिल्मों में दिखा दिया है ना, है ना, दिखाया है ना, वही का डायलॉग है ना। अभी कौन फिल्म में को आया था वो पगलवा का, जवान, हाँ उसमें दिखैले है, उसी का ही डायलॉग है। इट्स नॉट रिटन इन एनी लॉ बुक, है ना, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट दिस मैटर। इस तरह का मामला होता है तो आप क्या सोचते हैं, अगर आपराधिक बहुत खतरनाक अपराधी है तो कोई क्षमा नहीं, कुछ नहीं, जेल में रहिए, वहीं पर आपको सब दिया जाएगा, सारा सर्विस आपको अलॉट करेंगे और वहीं पर आपका जो भी बच्चा होना होगा। अब कोई आतंकवादी है वो कहे कि हमको दे दीजिए, 5 साल में कहाँ कहाँ बम फोड़ना और प्रोग्राम बना देगी, नहीं बना देगी। तो आप किस प्रकार के अपराधी हैं इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप अपराधी कैसे हैं। अगर नॉर्मल टाइप का सास बहू का झगड़ा था उसमें आप हैं तो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मालूम चला कि 7 को स्टेट में बम फोड़े का प्लान बन ले था और उसको पकड़े हैं, अब उसको ही दे देंगे तो मालूम चला कि इसे 5 साल में 28 स्टेट में बम फोड़ने का प्रोग्राम बना देगा, उसको नहीं। सब चीज डिपेंड करेगा नेचर ऑफ क्राइम पर, कि अपराध की प्रकृति क्या है और अपराध करने वाला का बैकग्राउंड क्या है। एक होता है कि मतलब आपराधिक मानसिकता का आदमी, जिसकी मानसिकता ही अपराध की है कि हमको अपराध करना है, हमको क्राइम करना है। एक होता है कि सिचुएशनली क्राइम हो गया, गलती से क्राइम हो गया। तो दोनों में अंतर कोर्ट कर लेता है, राष्ट्रपति भी कर लेते हैं, या उसके लिए जो एविडेंसेस आते हैं उसमें होता है। तो जो सिचुएशनली होता है या जो पेशेवर अपराधी नहीं है उसके लिए थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है ना। अब जैसे संजय दत्त को सजा हुआ था, तो संजय दत्त को जब सजा हुआ था तो संजय दत्त ने का जब सजा खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने एक मीडिया के इंटरव्यू में कहा कि मैं जब जेल में था तो मेरी बच्ची छोटी थी और उसको पता नहीं चला कि मैं जेल में हूं, क्योंकि मैं जब आता था तो मैं उसको कहता था कि मैं सूट पे गया हुआ हूं। क्यों? क्योंकि उनको बराबर छुट्टी मिल जाता था जेल से, कभी पैरेल पर बाहर आ जाते थे, है ना। तो अब ऐसा उनको क्यों मिल जाता था? क्योंकि एक तो ये चीज था कि उन जेल के अंदर उनका व्यवहार अच्छा था, क्रिमिनलों मतलब जेल के अंदर में कोई और वैसा कुछ क्राइम रिकॉर्ड नहीं था उनका कि बहुत बड़ा कोई क्राइम किए हैं, ये किए हैं। इस वजह से उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती थी, है ना। इस वजह से उनको वो थोड़ा सा ये मिल जाता था फ्लेक्सिबिलिटी, क्यों क्या है और किस प्रकार से, है ना। तो इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये डिपेंड करता है अपराधी कैसा है, अपराध की प्रकृति कैसी है ना। क्या मोहन सिंह, कौन नेता को? आनंद मोहन, हाँ। कहाँ इमोशनल चल रहा है? अगर आपने सिचुएशनली भी क्राइम कर दिया तो आपको जेल तो जाना पड़ेगा ना, सजा तो होगा आपको। ये तो बाध्यकारी थोड़ी है, इम्फोर्सेबल थोड़े है। मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा, है ना। बिल्कुल लॉ जो है वो इमोशन से नहीं चलता है, वो इंटेलिजेंस से चलता है ना।
आप एज ए DYSP अगर आप सेलेक्ट होते हैं, आप कहीं जाएंगे, कोई घटना हो गया, कहीं मर्डर हुआ है, तो मर्डर में के स्थल पे जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत सारा जो समय होगा वो बहुत ही मतलब ऐसा होगा कि मतलब ममतापूर्ण समय ये होगा, जिस भी परिवार को क्षति हुई होगी। अब वहीं पर आपको मालूम चलता है कि वो जो हुआ है, दुर्घटना जो घटी है या जो भी हुआ है, वो सिचुएशनली हुआ है, और जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हैं वो अपने माता पिता का एक ही है, उसके बाद कोई उसका सहारा नहीं है। आपको आपका हृदय कर रहा है कि भाई ये तो अपराधी तो है नहीं, अपराध हो गया है इससे, आपका हृदय करेगा कि यार इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपका कानून कहेगा कि इसको पकड़ना है क्योंकि इसने रूल ऑफ लॉ का वायलेशन किया है। कहां आप इमोशन का सुनेंगे? नहीं सुन सकते इमोशन का, आपको कानून का सुनना पड़ा। हाँ, अब आप उसको लेके आके अगर आप खूब कर सकेंगे तो आप ये प्रयास करेंगे, अगर आप खूब ज्यादा ये हैं, आपको लग रहा है कि गलत आदमी नहीं है, तो आप उससे ये कह सकते हैं या उसके खिलाफ या उसके पक्ष में आप सबूत इकट्ठा कर सकते हैं कि भाई ये हम प्रूव करा दे कि जो हुआ वो सेल्फ डिफेंस में हुआ। तो ये भी जब आप करेंगे तो आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? रूल ऑफ लॉ को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कानून की ही रक्षा कर रहे हैं। और कानून को आपको बताना पड़ेगा कि सामने वाले ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, सर्वोच्च कानून ही है हर स्थिति में। हर स्थिति में अपेक्स लेवल पर आपका लॉ ही बैठा हुआ है। इमोशन और लॉ के बीच जब तौला जाएगा तो लॉ ऊपर रहेगा, इमोशन नीचे रहेगा, क्योंकि प्रशासन के या नियम कानून के या संविधान के फैसले इमोशन के बेसिस पे नहीं बल्कि लॉ के बेसिस पर लिए जाएंगे, कानून के बेसिस पर लिया जाएगा। इसलिए कानून ही सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च शक्ति है, इसको ध्यान रखना है। SDM है, आप ठंडा का मौसम है, 40 गो कंबल मिला है आपको बांटने के लिए, है? अब प्लेस अलॉटेड है कि किस एरिया में बांटना है। आप गाड़ी खोल के निकल रहे हैं, आपके घर के बगले में एगो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और एकदम ठंडा से कुकुड़ रहा है, कंबल दे दीजिएगा? हाँ दे देंगे, तो अपना घर से दीजिएगा। हाँ तो घर से ही देना पड़ेगा, हाँ तो घर से देना पड़ेगा, वो नहीं दिया आएगा, ठीक है? हाँ तो सरकार फिर पूछेगी कि आश्रम खोलने के लिए ना, फिर जाइए समाज सेवा करिए। आप सोशल कहा लाइट SDM बन के बैठे हुए यहाँ पर, जाइए बिजनेस करिए और करिए, अच्छा अच्छा तो पैसा है ही जो है। ये सब नहीं हो सकता है ना? ये सब बेवकूफी वाला बात है। ऐसा उठाने लगेगा ना तो रोज उठाने को मिलेगा, रोज उठाने को मिलेगा, है ना? ऑफिस में बैठे रहिएगा, रोज 200-400 आदमी ऐसा आएगा जो अपना दुख गिनाएगा, आप नहीं उसका दुख खत्म कर पाइएगा। आपको लगेगा यार, क्योंकि आप सरकार के अंग हैं, आप सरकार नहीं है। बाहर से इतना दिखता है ना सर्विस किया, जाके वहां तो कबाड़ देंगे, तो आपसे बड़ा बड़ा लोग कबाड़ रहा है अभी तक, 47 लेके आज तक क्या कर लिया, कर रहा है ना? जब हम सिस्टम से बाहर रहते तो हम यार सिस्टम में जिस दिन हम जाएंगे ना सब उपाय कर देंगे। भाई आपसे अच्छे अच्छे लोग सिस्टम में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ सिस्टम है, सिस्टम नहीं है। और आप भी पार्ट ऑफ सिस्टम बनेंगे, सिस्टम नहीं है, क्योंकि सिस्टम जैसा करेगा आपको उसके हिसाब से चलना है। आप सिस्टम के एक छोटे से अंग बनेंगे। सिस्टम बनना है तो मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, वो सिस्टम है। और आप उनके द्वारा स्थापित किए गए सिस्टम को चलाएंगे बस, उसमें कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इधर उधर करिएगा आप ही पर इंक्वायरी बैठ जाएगा, मालूम चला गया जेल। दूसरा को बचाने के चक्कर में आप ही जेल काटा। से बहुत सारे अधिकारियों के साथ हुआ है, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो जेल काट रहे हैं। क्यों? अपना सिस्टम बनाने के चक्कर में। तो इसलिए हमेशा इंटेलिजेंस हावी रहेगा इमोशन के ऊपर में। आज जो इमोशन को ऊपर किया, इंटेलिजेंस को नीचे किया, उसका उपाय होगा। या तो सरकार कर देगी या जनता स्वयं कर देगी, क्योंकि जनता भी तो स्वार्थी है, वो भी अपना फायदा देखेगी हमेशा हर जगह पर।
तो इसलिए हर जगह पर लॉ सुप्रीम है, संप्रभुता संविधान के पास है। संविधान जो कहता है, कानून जो कहता है, उस कानून के हिसाब से, उस कानून के रास्ते से आपको चलना है ना। तो यहां पर तमाम तरह के जो क्षमा है वो कर सकता है राष्ट्रपति, बशर्ते कि ये उसका विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से क्षमा करना चाहता है ना। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट डिजायर, है ना। राष्ट्रपति के इच्छा पर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि राष्ट्रपति किस तरीके से चीजों को देखता है या करता है। क्लियर है? चलिए अब एक चीज और इसमें ध्यान रखिए कि भी राष्ट्रपति पूरा अपने तरह स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति को क्षमा करने के लिए जब कागज जाता है तो वो होम मिनिस्टर से होके जाता है ना। तो होम मिनिस्टर का भी उसमें एडवाइस रहता है क्या करना है और नहीं करना है। तो पूरी तरीके से राष्ट्रपति अपने विवेक पर भी निर्भर नहीं करते हैं कि जिसको मन किया उसको कर दिया। सरकार का उसमें भी मनसा रहता है कि किसको माफ करना है और किसको माफ नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो ये सब कनेक्टिविटी के तौर पे मुख्य तौर पे राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल था। एक और आर्टिकल आप देखेंगे, आर्टिकल 73। तो यह है राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। रोक देना, विलंब, उसी में विलंब लिखा हुआ है। अब विलंबन या विराम दोनों को एक ही साथ से देखा जाता है, दोनों को हाँ, विराम में भी ड्यूरेशन के ही तहत आपको माफ किया जाएगा, लेकिन उसमें एक ड्यूरेशन निश्चित रहेगा कि इतना ड्यूरेशन के लिए हम आपको ये कर रहे हैं। आर्टिकल 73 है राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर, एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आप देखिएगा तो ये पूरे भारत में विस्तृत है। कोई भी काम अगर सेंटर के लेवल पर होता है, कोई भी काम, तो वो आर्टिकल 73 के माध्यम से ही राष्ट्रपति के नाम से होता है। बिकॉज ऑफ दिस, इस आर्टिकल के वजह से पूरा का पूरा जो काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। कहीं केंद्र के द्वारा कोई भी आदेश निकलेगा, छोटा मोटा बड़ा कोई भी आदेश, तो वो कौन निकालेगा? राष्ट्रपति निकालेंगे। मतलब कि राष्ट्रपति का नाम उस पर लिखा रहेगा। और ये मतलब राष्ट्र के स्तर पे, राज्य में देखेंगे तो राज्यपाल का लिखा रहता है, लेकिन भारत के स्तर पर कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें राष्ट्रपति का नाम निहित रहेगा। राष्ट्रपति के नाम के बिना, राष्ट्रपति के सिंबल के बिना कहीं पर भी कोई काम नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, तो ये आर्टिकल 74, 75 ये एक मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, तो इससे पीछे जो है एक चैप्टर जो आपका है इसके साथ ही, वो है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, तो आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो है वो क्या है और किस प्रकार से है। तो एक तो जो मैं आपको बोलता हूं कि अगर किसी के सामने नाम के आगे अगर उप लग गया उसका मतलब होता है चुप, है ना। उपराष्ट्रपति। मुख्य तौर पे आपको 63 से 69 के बीच में उपराष्ट्रपति दिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 63 क्या कहता है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। इसका मतलब तो एक ये हो गया कि एक संवैधानिक पद है तो ये रहेगा हमेशा, क्योंकि संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अब चूंकि नाम के आगे उप लगा हुआ है तो जिसके भी नाम के आगे उप लग जाता है मतलब चुप, उस कम से कम उस पद के लिए तो उसका कोई काम नहीं रहता है। तो आप देखेंगे कि भारत में उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई काम नहीं है। यह पद इसलिए जनरेट किया गया है कि यदि कभी अचानक से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, यदि कभी अचानक से राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनको फुलफिल कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। समझ रहे कि राष्ट्रपति का पद जिस दिन खाली रहेगा, राष्ट्रपति जिस दिन नहीं होंगे, उस दिन उनके पद को फुलफिल करेगा ये, ठीक है। तो अब ये क्या बैठ के इंतजार करेगा कि भाई किस दिन राष्ट्रपति नहीं होंगे तो हम करेंगे? आज तक के तो बस 2 ही बार ऐसा हुआ, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये 2 लोग राष्ट्रपति अपने पद पर देते हुए तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का काम करने का मौका मिला। बाकी तो सारे राष्ट्रपति, इतना सुख सुविधा है वहां पर, कौन चाहेगा कि भाई कम से कम 5 साल के लिए बन गए तो ये 5 साल निपट जाए कम से कम, क्यों ही बीच में यहां से निकले, है ना। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति तो चुनाएगा, लेकिन उसको क्या करते हैं? राज्यसभा के सभापति का काम दे देते हैं कि तब तक आप क्या कीजिए, तब तक आप राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम कीजिए, है ना। राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम कीजिए, ये जिम्मेवारी दे दी जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि राज्यसभा के सभापति, है ना, ये क्या करते हैं? राज्यसभा के सभापति। तो ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 63 तो कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 64, आर्टिकल 64।
द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन of the Council of States of the Council of States. उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। The Vice President shall be ex officio chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit and shall not hold any other office of profit, और इसके अलावे वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, और इसके अलावे वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और इसके अलावे वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब देखिए कि अभी जो हमने कहा कि चूंकि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के रूप में तो कोई काम ही नहीं नहीं है, तो जब उपराष्ट्रपति के पद के रूप में काम नहीं, इसलिए सब दिमाग लगा दिया कि बैठा के पैसा देने से अच्छा है कि कोई काम करा लीजिए। तो काम क्या कराएंगे, तो यहां पे कह दिया कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो होगा, है ना, यानी कि राज्यसभा का सभापति होगा। और एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, पदेन पद। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन पद। जो आपने हिंदी में लिखा है ना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो पदेन सभापति का मतलब क्या होता है कि एक पद पर बैठने के साथ ही दूसरा पद आपको स्वतः मिल जाए ऑटोमेटिकली। जैसे कि ये है उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर जाने के साथ ही इनको क्या हो जाता है, इनको क्या मिल गया, तो ये इनको मिल गया राज्यसभा के सभापति का पद। ठीक है, सभी जगदीप धनखड़ साहब हैं भारत के उपराष्ट्रपति, तो आप देखते हैं कि कहां बैठते हैं, राज्यसभा में। अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो आप देखते होंगे राज्यसभा में जो सदन का संचालन होता है वो यही करते हैं, है ना। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, क्या होता है, पदेन सभापति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या होता है, पदेन सभापति होता है। आगे आप देखिएगा कि ये चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति है ना, तो अब इसको जो पैसा मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। उपराष्ट्रपति के वेतन का चर्चा संविधान में नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ छूट भैया किताब सब लिख देता है उपराष्ट्रपति का वेतन इतना, है ना, सिविल सेवा मामला फंस जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन का चर्चा संविधान में नहीं है। रीजन कि उपराष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं है उपराष्ट्रपति के रूप में, इसलिए इसको जो भी पैसा मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और बाद में इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में तो ये पैसा मिलता है। अगर कभी किसी कारणवश जब इनको राष्ट्रपति के पद पर काम करना पड़ जाएगा तो उस समय जितना दिन तक काम करेंगे उतना दिन का पैसा कैलकुलेट करके इनको मिलेगा। जितना दिन तक काम करेंगे उतने दिन का पैसा। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आर्टिकल 65 65 लेंगे कि द वाइस प्रेसिडेंट
टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, act as president or to discharge his function or to discharge his function during casual vacancies in the office or during the absence of president, in the office or during the absence of president। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, अथवा पद रिक्त हो गया हो। राष्ट्रपति अनुपस्थित हो अथवा पद रिक्त हो गया हो, अनुपस्थित हो अथवा पद रिक्त हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर राष्ट्रपति अब्सेंट है या डिस्चार्ज हो गया है ना, पद से मुक्त हो गया है, रिजाइन ही कर दिया या कुछ हो गया, मतलब अगर पद खाली हुआ है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। यह मैंने आर्टिकल 62 में भी आपको बताया था कि 5 परिस्थितियों में राष्ट्रपति की पद रिक्ति होती है। इसमें से 4 ऐसे सिचुएशन है कि जब पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। तब बात है कि भाई अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का काम करने चला जाएगा तो इसको तो एक और जिम्मेवारी मिला है ना कि राज्यसभा का चेयरमैनशिप करेगा। तो जब ही राष्ट्रपति बन जाएगा तो उस बीच राज्यसभा कौन संभालेगा? तो उस बीच राज्यसभा संभालेंगे कौन? तो उस बीच राज्यसभा संभालने का काम किसके पास होगा? है? उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में एक उपसभापति का चुनाव हो रखा होता है और नॉर्मल एक सदस्य की तरह रहता है। लेकिन जिस दिन उपराष्ट्रपति नहीं आएगा, किसी कारण से छुट्टी में है या राष्ट्रपति के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे में उपसभापति राज्यसभा संभाल लेगा। ठीक है, तो इसलिए कोई यहां पर वैक्यूम नहीं बनता है। एक काउंसिल भी होती है राज्यसभा के अंदर में। अब जैसे एक आदमी, एक तो ऐसे राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद पर जो आदमी बैठा होता है, एक एज रहता है और दिन भर बैठा रह सकता है वहां पर। स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकता है, छुट्टी हो सकती है, कोई भी। तो ऐसे में या तो डिप्टी चेयरमैन बन बैठ जाते हैं और नहीं तो 10 लोग का एक काउंसिल बना रहता है कि जब भी नहीं रहेंगे, चाहे इनका मन नहीं होगा, तो उसमें से कोई आके जाकर बैठ जाएगा। इसलिए कभी कभी आपको दिखता होगा, लोकसभा में भी ऐसा दिखता है। लोकसभा में भी अब हमेशा आपको नहीं दिखेंगे ओम बिरला साहब, कभी उपाध्यक्ष दिख जाएंगे, कभी काउंसिल के मेंबर दिख जाएंगे, है ना। 10 लोग का काउंसिल बनता है दोनों जगह पर, उस काउंसिल में से कोई एक जाके उस पर बैठ सकता है इनकी अनुपस्थिति में, अगर ये नहीं है तो। ठीक है, चलिए आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 लेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव
ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव तो ऐसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, एकदम वैसे ही होता है, बस इलेक्टोरल कॉलेज का अंतर है, मतलब वोट डालने वालों का अंतर है। बाकी चुनाव वैसे ही होता है, जैसे जो प्रक्रिया आपने राष्ट्रपति में पढ़ी है वही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के लिए होता है, एज वेल एज, बस इलेक्टोरल कॉलेज इनका अलग है। इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो अलग है। ठीक है, क्या है तो लिखिएगा, थोड़ा सा लेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। The vice president shall be elected by an electoral college. उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है ना। और यह जो निर्वाचक मंडल होता है ना, यह जो आप निर्वाचक मंडल को देखते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, बस केवल यही होते हैं और कोई नहीं होता है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड एज एन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज consisting by both houses of the parliament, by both houses of the parliament, by the both houses of the parliament। ठीक है, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं सब। जब निर्वाचित आया नहीं तो सब आ गया इसमें ना। तो इसका जो इलेक्शन होता है इसमें सब लोग शामिल होते हैं, लोकसभा वाले भी, राज्यसभा वाले भी, है ना। सब लोग मिल के इलेक्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग मिल करके इलेक्ट करते हैं किसको, तो उपराष्ट्रपति को, है ना। राज्य के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति वाला में आप देख रहे थे ना कि राज्य के विधानसभा के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा के लोग भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, केवल यही निर्वाचक मंडल, और बाकी प्रोसेस सेम है, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लिख लेंगे कि इनका चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि किस प्रकार से कैसे चुनाव होता है। नेक्स्ट,
तो आगे अब देखिए, राष्ट्रपति के योग्य, उपराष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित या ये सब चीज से संबंधित कोई अलग से आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। कार्यकाल से संबंधित, टेन्योर से संबंधित मुख्य तौर पे अलग से कोई आपको आर्टिकल इसमें नहीं होता। इसलिए यहीं पर आपको देखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होती है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। तो यहीं पे लिख लेंगे उपराष्ट्रपति की योग्यता या उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। हाँ, यहीं पर लिख लेंगे उपराष्ट्रपति पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। नहीं, इसके अंदर में बस लिख लेना है, ठीक है। ओके, तो यहां पे इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो चीजें यहां पर होती हैं, है ना, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार से होता है। अब इनका जो योग्यता है वो क्या है, तो लिखेंगे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला तो एक कंपल्सिव काइंड है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। अब देखिए, एक बात आपको जो ध्यान रखना है कि नागरिकता वाली जो बात है ना, वो क्या है। राष्ट्रपति में भी देखें कि राष्ट्रपति के लिए भी है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहां नागरिकता प्राप्त करने के 5 साधन हैं जो आप भाग 2 में पढ़े हैं। कौन कौन सा 5 साधन है, कौन बता सकता है? बताइए, कौन? हाँ, क्या? और कोई बता सकता है कि वो 5 से कौन से ये हैं जिससे भारत को में नागरिकता मिलती है? एक नहीं होता है, 5 बताइए। हाँ, नोट्स आप पढ़े हो कहियो घरवा में? जब बताए थे तो ये हम 5 गोला में बताए थे। सुहा के बियाह में खुरपी के गीत, हाँ, बंश के धारा। और क्या? देख के बता रही हो, याद आ गया अभी, इतना देर से याद आया? नोट्स नहीं ना पलटी थी? सही है, याद का नहीं रहता है, नोट्स खुलता है घर में कहियो? भूल जाते हैं। खाना भूलते हैं कि नहीं कहियो? भोजन करना 2-3 तनी भूल के देखिए, तब भोजन करना, भोजन करना तो कोई नहीं भूलता होगा जी। टाइम पर नाश्ता चाहिए होता होगा। अभी अगर क्लास लंबा खींच जाए 1 बजे तक तो सर भूख लग गए, छुट्टी कर दीजिए, जाके खाना खाएंगे। हैं? खाने की भूख है ना, वो तो खत्म नहीं होती है, क्योंकि पता है कि नहीं खाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा। तो वैसे तो पढ़ने का भी भूख होना चाहिए ना, कि नहीं पढ़ेंगे तो हालत खराब हो जाएगा। आगे पढ़ते जाइए, पीछे से उसको बराबर करते चलिए। समतल मैदान बना देना है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, कहीं पर्वत पठार नहीं, है ना। क्योंकि
खैर चलिए, मेरा जो कहना हम तो कहे, बाकी आप लोग अपना काम करते रहिए ऐसे ही, है ना। सुधार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो रोजे बोलते हैं, एक दो दिन पे बोलबे करते हैं कि याद कर लीजिएगा, याद करिए याद करिए, लेकिन फिर भी याद नहीं हो रहा है या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसका दुष्परिणाम तो आप ही को झेलना पड़ेगा ना, हम थोड़ा ना झेलेंगे। दुष्परिणाम आप ही झेलिएगा। और सवालवा नहीं बनता है एग्जाम हॉल में तो सब बहानाबाजी खोजता है। बहानाबाजी, ये नहीं पढ़े थे, ये वाला नहीं बताया गया था, पगलवा तोरा जो बताया गया तो तोरा दिमागे में नहीं है। और वहां जो क्वेश्चन बना रहा है वो बेवकूफ बैठल है, वो छांटने के लिए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, हमको छांट देना है। तो यहां तो जो हु बहू पढ़े वो तो याद नहीं रह रहा है, अब वहां घुमा के पूछता है। आप सोचते हैं कि एकदम हु बहू नहीं आया, तो हु बहू वाला तो आपको खुदे याद नहीं है और ऊपर से वो घुमा के पूछ दिया, तो दोनों स्थिति में हालत खराब। दोनों सिचुएशन में सीन आपका खराब हो जाएगा। प्रोसीड, क्या लिखे हैं? है? हाँ, भारत का नागरिकता में बता रहा था कि हमारे यहां नागरिकता प्राप्त करने जो 5 साधन है, उस 5 साधन में से किसी भी साधन से अगर आप नागरिक हैं भारत के, तो आप भारत में राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, जो मर्जी सो बन सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। लेकिन अमेरिका में एक नियम है कि अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति वही बनेगा जो जन्म से अमेरिका का नागरिक है, इसका जन्म अमेरिका में हुआ है। मतलब भारत के का आदमी कोई, चाहे किसी भी देश का आदमी जाके अमेरिका का अगर नागरिकता ले लेता है, तो चाहे कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए तो मुश्किल है, नहीं बन पाएगा कभी भी। अमेरिका में राष्ट्रपति वही बनेगा जिसका जन्म अमेरिका में हुआ होगा। हमारे यहां ऐसा नहीं है, और सिर्फ एक राष्ट्रपति पद के लिए ही वहां है ऐसा, बाकी पद के लिए ऐसा शर्त नहीं है। लेकिन हमारे यहां है कि आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं अगर आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है, अगर आप कहीं और के भी हैं लेकिन भारत के नागरिक बन गए हैं, तब भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है कि आपका जन्म भी अमेरिका में होना चाहिए। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो उसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। He should be qualify for राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावे इसके बाद लिख लेंगे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति में कितना था? 50-50, इसमें 20-20 है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमा होना चाहिए।
15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो अब ये जो 5,000 रुपये इसका ये होगा जमा होगा 15,000। तो इसमें आप देखेंगे कि ये वही सेम नियम है कि जितना वोट होगा उस टोटल वोट का अगर 1/6 नहीं मिलता है तो इसका भी 15,000 क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, वापस इसको नहीं मिलेगा। ऐसे तो वापस मिल जाता है ना, अगर आप हार भी गए हैं लेकिन छठा हिस्सा से ज्यादा वोट अगर आपको मिला है तो जमानत राशि वापस हो जाती है, और छठा हिस्सा से भी अगर कम आपको मिला है तो जमानत राशि आपको वापस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट। और यहां पर आप देखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ना। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति भी है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं है। इसलिए जब कंबाइंड सेशन होता है तो उसमें कहा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, वो नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा। सभापति को ये नहीं मिलता अधिकार। ठीक है, तो यहां पे इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव। और आर्टिकल 67 में जो आपने लिखा था है ना, कि अब आप देखेंगे कि यहीं पर शर्त भी लिख लीजिए, अभी इसी के अंदर में शर्त लिख लीजिए, जहां पे योग्यता लिखे है ना विदाउट आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल यहां पर नहीं है। शर्त भी लीजिए, कंडीशन, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट कंडीशन, उपराष्ट्रपति पद की शर्तें, उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। तो उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं, तो लिखेंगे वही, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए, तो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सारा बात बताए थे राष्ट्रपति में कि पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लाभ का पद का क्या मतलब है। सरकारी नौकरी लाभ का पद होता है। अगर सरकारी नौकरी में है तो आप उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, और रिजाइन करने के बाद आपको ये पद धारण करना होगा, मतलब चुनाव लड़ना होगा। जीत गए तो बन जाइए, नहीं जीते तो नहीं। लेकिन हाँ, उपराष्ट्रपति हैं, आप फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ें तो लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। न राष्ट्रपति का पद लाभ का पद है, न उपराष्ट्रपति, न राज्यपाल, न विधायक, न सांसद। तो अब देखिए, जहां सबसे है, हाँ तो बताए थे पिछले क्लास में कि प्रोफेसर लोग भी जो है सो है ना, कि अगर उसमें मतलब उनको जॉब छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पेमेंट तो नहीं मिलता है, जाएंगे तो वहां पे जाके अपना पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन जब हार जाएंगे तो चाहे तो आकर के कॉलेज में योगदान कर सकते हैं फिर से, उनको अपनी नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई छूट नहीं। और आप आईएएस हैं, पीसीएस हैं, और आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, तो पहले आपको रिजाइन करना पड़ेगा। है क्या क्या फिर से आ गया, क्या था? हाँ, रिजाइन किया होगा तो आया होगा।
फिर से कैसे ज्वाइन कर सकता है? तो किसी पद पर नहीं होगा, भाषण देता होगा ऐसे ही खाली, छुट्टी लेके आया होगा और किसी पद पर चुनाव नहीं लड़ा होगा। चुनाव लड़ा था, बना होगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा होगा। चुनाव लड़ने के लिए है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और चुनाव लड़ लिए क्या? अगर उन्होंने अपना पार्टी बनाया है और चुनाव लड़ा है, ठीक है। अब ये भी होता है कि हम प्रमुख चेहरा हैं लेकिन पार्टी किसी और के नाम से बनी हुई है, ठीक है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव कोई और लड़ेगा। मामला है चुनाव लड़ने का कि आप सरकारी पदों पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे किसी भी पद के लिए तो आपको पहले रिजाइन करना होगा। और शाह फैसल जिनके बारे में आप कह रहे हो, उनका तो मैंने नाम एक दो बार बहुत पहले सुना था, फिलहाल उनके बारे में ना सुना है ना कुछ पढ़ा है, इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं इस पर खुद अध्ययन न कर लूँ इस मुद्दे पे, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बात यही है कि अगर वो चुनाव अगर लड़े होंगे तो उनको रिजाइन जरूर करना पड़ा होगा। अगर चुनाव नहीं लड़े हैं तो ऐसा होता है कि आदमी छुट्टी पर चला जाता है, नो वर्क नो पे, है ना। छुट्टी पर चले गए और जॉब नहीं कर रहे हैं तो उसमें पेमेंट भी नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। हेल्थ इशू बना करके या कोई भी इशू बना करके, ऐसा नहीं हो सकता है कि पॉलिटिक्स का ही इशू बना करके आप जाकर के पॉलिटिक्स कर रहे हो। इसके लिए फिर आपको रिजाइन करना ही पड़ेगा, है ना। और आप कह रहे हैं कि वो फिर से नौकरी में आ गए हैं और फिर नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं, तो ये ये देखना पड़ेगा कि उनका क्या मैटर था, है ना, किस प्रकार से था। अगर है मतलब ये देखना पड़ेगा कि उनकी सिचुएशंस क्या थी, किस सिचुएशन में गए थे और किस परिस्थिति में गए थे। लेकिन चुनाव तो किसी भी स्थिति में नहीं लड़ेंगे। अगर उनका सिलेक्शन हुआ है और पोस्ट पर रिजाइन नहीं किए हैं तो चुनाव लड़ने का तो कोई मामला ही नहीं बनता है। क्योंकि अगर चुनाव लड़ लीजिएगा तो चुनाव लड़ने से पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे फॉर्म भरवाता है, वहां आपसे पूछता है कि आपका वर्तमान स्टेटस क्या है। तो वहां पर अगर आप ये बताते हैं कि आप जॉब में हैं तो या तो आपका रद्द हो जाता है या फिर वो कहता है कि आप रिजाइन किए हैं कि नहीं, दो स्थिति में। तो अब ऐसा है कि उन्होंने पार्टी बनाई थी, तो पार्टी वो किसके नाम से बनी थी? अपने ही नाम से बना था। और क्या पार्टी ने चुनाव भी लड़ा और उन्होंने चुनाव लड़ा? ये देखना पड़ेगा कि क्या है मुद्दा है। लेकिन वो तो चुनाव किसी भी स्थिति में नहीं लड़ेंगे जब तक कि रिजाइन नहीं किए हैं। अगर रिजाइन कर दिए तो लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिजाइन नहीं किए हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये फिक्स नियम है। सरकारी पद पर अगर आप हैं तो कोई भी छोटा सा तो आईएएस का बात है, छिपने वाला बात नहीं। क्लर्कियल पोस्ट पे भी अगर आप हैं तो भी आपको, अगर पॉलिटिक्स में आप जाके वार्ड का भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको पहले अपना वो पद रिजाइन करना होगा, तब जाकर के आपका एफिडेविट बनेगा और उसके बाद आपको जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको एक्सेप्ट करेगा एज अ कैंडिडेट, ना। तमाम तरह के रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछा, आपका पूरा बायोडाटा लिया जाता है जब आप जाते हैं नॉमिनेशन करने के लिए, तो और वो देखने के बाद ही आपको आपका आवेदन स्वीकार करता है इलेक्शन कमीशन, है ना। तो इसलिए उससे छुपना भी मुश्किल है, और अगर कोई बड़े पद पर है तो उसको तो और छुपना मुश्किल है ना। जो जितने बड़े पद पर होता है उसके लिए उतना ज़्यादा दिक्कत होता है कि उसका कोई चीज़ छिप नहीं सकता है। हाँ जी। हाँ हाँ, रिटायरमेंट के बाद जाइए करिए। हाँ, रिटायरमेंट के बाद आप करिए, रिटायरमेंट करने के बाद आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हाँ, 20 साल के सर्विस, 20 साल से पहले दीजिएगा तो पेंशन नहीं मिलेगा, फिर ये दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हाँ, मतलब मेन मुद्दा यह है कि आपको सेवानिवृत्ति के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप ऑफिशियली आप सेवानिवृत्त हो गए तो आप जाइए पॉलिटिक्स में, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, आईएएस थे, आईपीएस थे और रिटायर्ड होने के बाद सांसद बन के बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जॉब में हैं तब जाके जैसे कि चुनाव लड़ ले, ये नहीं हो सकता है। आपको रिजाइन करना पड़ेगा किसी कंडीशन में। नेक्स्ट, अब आइए लिखिए आर्टिकल 67, आर्टिकल 67।
कहेंगे कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, for a term of 5 years from the date of his appointment, from the date of his appointment, from the date of his appointment. ठीक है। उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। मतलब इसका जो टेन्योर है वो 5 ईयर का है, 5 वर्ष तक ये अपना टाइमिंग पर ये रहते हैं। ठीक है, ओके। तो 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे, जिस दिन से इनको शपथ दिलाया जाएगा उस दिन से। ठीक है, 5 वर्ष तक ये अपना पद पर बने रहेंगे। ठीक है, आगे आप देखिएगा कि ये भी बीच में चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं, है ना, और इन्हें भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पर लिख लेंगे नोट करके, इस्तीफा दे सकते हैं या फिर इन्हें हटाया जा सकता है। इस्तीफा दे सकते हैं या फिर इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इनको हटाएंगे तो वही जैसे मैंने बताया था राष्ट्रपति के महाभियोग में कि प्रक्रिया एज वेल एज वही होगी जो आपने वहां पढ़ा है, लेकिन उसका नाम अलग होगा। नाम होगा संसदीय प्रक्रिया, पार्लियामेंट्री प्रोसेस। कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से। और एक अंतर यह है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो प्रपोजल कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आया है तो वो पहले राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा ना, उसको पहले राज्यसभा से ही स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव फर्स्टली स्टार्टेड इन राज्यसभा। ठीक है, और राष्ट्रपति वाला में क्या था? कहीं से भी शुरू हो रहा था। इनमें है कि नहीं? राज्यसभा से ही शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 68। उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति, पोस्ट वैकेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति के स्थिति में जल्द से जल्द चुनाव या अतिशीघ्र चुनाव, पोस्ट वैकेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन हेल्ड इन शॉर्टली, इलेक्शन हेल्ड इन शॉर्टली, मतलब कि जल्दी से जल्दी। अब देखिए, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हुआ है तो चुनाव कितना दिन के अंदर होना चाहिए? 6 महीना के अंदर, ये नियम है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो रहा है तो चुनाव कितना दिन के अंदर होना चाहिए? ड्यूरेशन नहीं बताया गया है,
कह दिया गया कि जल्द से जल्द। अभी जल्द से जल्द का क्या मतलब है भाई? जल्द से जल्द का मतलब होता है कि 2 घंटा या 2 साल, क्योंकि टाइम ही फिक्स नहीं है ना। तो इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, कि अगर इनका पद रिक्त होता है तो पद रिक्ति के स्थिति में टाइमिंग जो है वो लिखा हुआ नहीं है संविधान में। टाइमिंग संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। समय सीमा संविधान के अंदर में वर्णित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? शीघ्र, शीघ्र, अतिशीघ्र, है ना। मैंने जल्दी से जल्दी, तो जल्दी से जल्दी मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 साल, 2 महीना। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो भी जाता है किसी वजह से, मान लीजिए, तो वैक्यूम का कंडीशन नहीं बनता है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति अपना काम कर ही रहा है और राज्यसभा में उपसभापति है, ये है, काम संभाल रहा है, तो ऐसे में चुनाव करा लेंगे भाई जल्दी से जल्दी। अब जल्दी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 69। आर्टिकल 69, अनुच्छेद 69। क्या 69 लिखवाए थे? यही हो ना कि कहीं और हो? सब लिखा है 68, अगर तो अब 69 ही लिखवाए हैं, तो लिख लिए हैं, इसका मतलब कहीं और में दिमाग घूम रहा है, किसी के यादों में है। यादवाद पर थोड़ा नियंत्रण रखना है ना। भर क्लास लिखा है 68, ही लिखा है 69, ले। अब वो कह रहा है कि सर आप लिखवाए हैं ना, है? हाँ, डूबा हुआ एकदम 69। तो 69 क्या है? ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 69 क्या है? ओथ। ओथ बोले तो शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ। यो हैंग करता है, कहा बोले? उपराष्ट्रपति का शपथ, ठीक है, लिख लेंगे ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, ओके। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 से 69 के बीच में। बाकी आगे तो हम लोग 70, 71, 72, 73 देख चुके हैं, है ना, जो राष्ट्रपति के संबंधित है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। हेडिंग बना लेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है ना? चलिए मिलेंगे फिर। क्या राष्ट्रपति सिलेबस में यहां पर खत्म हुआ है ना? राष्ट्रपति खत्म नहीं हुआ है क्या? हाँ, अभी संसद पढ़ना है ना। पढ़ोगे ना संसद, अभी संसद में विधायी शक्ति आएगा कि नहीं आएगा? सब हंस रहा है कि अभी तक वहां तक ही नहीं ना पहुंच रहा है। हम पहुंच रहे हैं इसलिए हम नहीं हंस रहे हैं। हाँ, तो इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। संसद पढ़िएगा, अभी तो बहुत सारा आर्टिकल। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 111 राष्ट्रपति का वीटो पावर, सब वो तुम पढ़। जब जाना है दिल्ली, पटना से बैठे तो कानपुर में कहाँ उतरेंगे? दिल्ली में उतरेंगे सीधे? कानपुर में उतर के मालूम चला कि जाके कुरकुरे खा रहे तो ट्रेन लोग दिल्ली। वीटो कहां से कौन पकड़ा पढ़ा दिया तुमने? वीटो आर्टिकल 111 में है, ऑर्डिनेंस पावर 123 में है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया 108 में है, अभी 75 में है। वही अभी घुसा दें? इसमें कह रहे हैं कि जिसलिए चल रहे उसे चलो, है ना। आधा ज्ञान पूरा ज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है ना। सुनते होंगे अधजल गगरी छलकत जाए,
जब आधा रहता है तो पूरा छलकता है, पूरा हो जाएगा तो छलकना बंद हो जाएगा। पूरा पानी को छलक देखते हैं कभी नहीं, इसलिए प्रयास करना के लिए पूरा ले लेना है।